वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 का। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये दूसरा लेक्चर है। हमने ये टॉपिक जो शुरू किया था उसका नाम है ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है 11.5 बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन हमें आज समझना है। चलिए शुरू करते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन, जिसे उर्दू में कहा जाता है हयाती तग़ज़ियाती इज़ाफ़ा। हयाती तग़ज़ियाती इज़ाफ़ा क्या है, इसे समझने के लिए हमें इसकी तारीफ़ समझना पड़ेगी कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो इसकी तारीफ़ इस तरह से है कि ग़िज़ाई फसलों में तग़ज़िया जैसे विटामिन, मादनियात, प्रोटीन और सेहतयाब चर्बी का इजाफ़ा करना हयाती तग़ज़ियाती इज़ाफ़ा यानी बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। यह है हयाती तग़ज़ियाती इज़ाफ़ा यानी बायोफोर्टिफिकेशन की तारीफ़। इसमें क्या बताया गया है स्टूडेंट्स कि ग़िज़ाई फसलों में जितनी भी फसलें ऐसी होती है जिनसे हम इस तरह की अशिया हासिल करते हैं जो हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसी तमाम फसलों के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करना, उसमें कुछ इजाफ़ा करना, ख़ास तौर से जैसे विटामिन, मादनियात, प्रोटीन और कुछ सेहतयाब चर्बी जो फ़ायदेमंद हो, ऐसी तमाम चीज़ों का इजाफ़ा करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो सके उन फसलों से। तो ऐसे अमल को बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं। इस तरीके से ग़िज़ा में तग़ज़िया की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये अमल दो तरीक़ों से हो सकता है। तो ये जो तरीका है, इससे फ़ायदा ये है कि जो ग़िज़ा में तग़ज़िये की कमी होती है, जो मादनियात, जो न्यूट्रिशन की ग़िज़ा में कमी होती है, उसको पूरा किया जा सकता है। उस कमी को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो ये जो अमल है ये दो तरीक़ों से होता है। अब दो तरीके जो है, जिसमें से पहला तरीका है पौधों में रिवायती नबाती अफजाइश, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। तो ये पुराना तरीका है जो पौधों में रिवायती नबाती अफजाइश कहलाता है। रिवायती मतलब जो कई सालों से पुराने दौर से चले आ रहा है, जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाकर नई नई किस्म की फसलें तैयार की जाती है और उनके से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है। दूसरा तरीका है जनीनी तकनीक, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर RDNA टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये एक एडवांस तरीका माना जाता है। इस तरीके के ज़रिए जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर RDNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए पौधों में हमारी हिस्ब ख्वाहिश या हमारी ज़रूरत के मुताबिक ऐसे जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है या ऐसे DNA के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाता है जिससे पौधे में नई खुसूसियात पैदा होती है, और ख़ास तौर से ऐसी खुसूसियात पैदा होती है कि हम उसके ज़रिए तमाम तग़ज़ियाती या तमाम न्यूट्रिशनल कमी को पूरा कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू में इजाफ़ा किया जाता है। तब ये सारी चीज़ों से फ़ायदा क्या है दोनों तरीक़ों से? एक है रिवायती तरीका जो पुराना है, और दूसरा आज के दौर का जेनेटिक इम्प्रूवमेंट वाला तरीका है, या जिसे हम RDNA टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। RDNA टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसके ज़रिए DNA में नई जीन का इजाफ़ा कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, इन दोनों तरीक़ों से फ़ायदा ये होता है कि बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब जो न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसमें इजाफ़ा किया जाता है। अभी इसके मकासिद क्या है या इसका एम क्या है? तो इसका मकसद ये होता है बायोफोर्टिफिकेशन करने का कि कसीर मिकदार में प्रोटीन तैयार करने वाली फसलें तैयार करना। ऐसी फसलें बनाने की कोशिश की जाती है कि जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पैदा हो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हम हासिल कर सके। ऐसी फसलें तैयार करना इसका मकसद होता है।
दूसरा मकसद है कसीर मिकदार में तेल तैयार करने वाली फसलें तैयार करना, जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल हासिल कर सके, ऐसी फसलों को तैयार करना इसका मकसद है। तीसरा मकसद है विटामिन वाली फसलें तैयार करना, जिनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन हो, ऐसी फसलें हासिल करना भी मकसद है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट एंड क्वालिटी, और इसका एक और मकसद ये होता है कि ऐसी फसलों के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट एंड क्वालिटी को बरकरार रखना होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है जो छोटे मादनियात होती है जो पौधे में होना ज़रूरी है और जो हमारी इंसानों की ग़िज़ा में भी होना ज़रूरी है। तो ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट उसके अंदर तैयार होना चाहिए और वो बेस्ट क्वालिटी के होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को भी उन पौधों के अंदर बरकरार रखा जाता है। इसकी चंद मिसालें हैं, जैसे पहली मिसाल है फसलें यानी कि मकई, चावल और गेहूँ। ये जो तरीका है बायोफोर्टिफिकेशन का, जिसमें कुछ पौधों में इम्प्रूवमेंट लाकर, उसमें तब्दीलियाँ लाकर फसलें तैयार की गई है और उन फसलों में से मकई है, चावल है और गेहूँ है। तो देखते हैं हम ये किस तरह से तैयार की गई। तो चलिए मैं आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी ही लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ कि फोर्टिफाइड मेज़ यानी मकई, मेज़ हैविंग ट्विस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड। इस तरह के मकई के पौधे तैयार किए गए जिसमें दुगना अमाइनो एसिड की मिकदार पाई गई और ख़ास तौर से लाइसिन और ट्रिप्टोफैन नामी अमाइनो एसिड इसमें दुगनी तादाद में मौजूद है। उसके बाद वीट एटलास 66, गेहूं की एटलास 66 एक ऐसी वैरायटी तैयार की गई जिसमें हाई प्रोटीन मौजूद है, कसीर तादाद में प्रोटीन मौजूद है, उसके अंदर आयरन भी मौजूद है। और कुछ चावल की फसलें ऐसी तैयार की जिसमें 5 गुना ज़्यादा आयरन मौजूद है। तो ये जो है ये तमाम फसलें इस तरह की है जिसमें पुरानी रिवायती तरीक़ों से कई गुना ज़्यादा बेहतर खुसूसियात मौजूद है। उसके बाद कुछ सब्जियां भी इस तरह से तैयार की गई जैसे गाजर, मूली, टमाटर, करेला वगैरह। वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक कैरट एंड स्पिनच हैव मोर विटामिन ए एंड मिनरल्स। मतलब ये कि कुछ सब्जियां इस तरह की भी तैयार की गई इस तरीके से कि जिसमें कसीर मिकदार में विटामिन ए और मादनियात यानी मिनरल्स वगैरह भी मौजूद है, जैसे कैरट, गाजर, पालक वगैरह। फिर इसी तरह विटामिन सी इनरिच बीटर गार्ड टोमेटो हैव बीन डेवलप्ड बाय IARI। मतलब ये जो डिपार्टमेंट है IARI, इस डिपार्टमेंट के ज़रिए सब्जियों के अंदर विटामिन सी कसीर मिकदार में पाया गया और कसीर मिकदार में विटामिन सी रखने वाली सब्जियां भी तैयार की गई, जिसकी मिसाल है बीटर गार्ड और टोमेटो, करेला और टमाटर वगैरह। तो उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी।